ये अखिलेश यादव के अति आत्मविश्वास को लेकर के ये बातें कही जा रही है। अखिलेश यादव क्या ओवर कॉन्फिडेंट है या अखिलेश यादव को जमीनी हकीकत समझ में आने लगी? दरअसल ऐसा क्या हुआ है पिछले दिनों कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि बुलडोजर चालक बदलने वाले हैं। जी हाँ, बुलडोजर चालक आपको मालूम है, बुलडोजर बाबा के नाम से ख्याति प्राप्त की है वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, उनके दावों में क्या दम है, क्या आधार है, या ये एक महज सियासी बयान है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपी सिंह साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह जी जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ नीरज महेरे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के पास ही जाना चाहूँगा। धर्मेंद्र सिंह जी, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? आपको क्यों लगने लगा है कि बुलडोजर चालक बदल जाएंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई में ऐसा बोल रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस 2022 चुनाव से पहले भी दिखा था, लेकिन 2022 के परिणाम ने आपके कॉन्फिडेंस को धराशायी कर दिया। क्या वजह 2024 का परिणाम है लोकसभा चुनाव का, या उसके बाद आप देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गलतियां लगातार करती जा रही हैं और आपको लग रहा है कि पीडीए का आधार व्यापक होता जा रहा है, कई सारी जातियां जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं? आपको लग रहा है कि ब्राह्मण जो सवर्ण का एक बड़ा वोट बैंक है वो भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, आशावादी हो रहे हैं, या ये सियासी बयान है? ये हकीकत क्या है, जरा बताएं। हाँ, नमस्कार पंकज जी, आपको पहले साथियों को और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए पंकज जी, ये ना तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है, ना ऐसा कोई ऑप्टिमिक बयान है। ये हकीकत से के आसपास जो विचार, जो संभावनाएं आती हैं, उसके आधार दिया गया बयान है। सच ये है कि 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरह से ड्राइवर बदल ही दिया था। हाँ, हमें अवसर मिलेगा उत्तर प्रदेश जनता के भरोसे, तो ये जरूर विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल पर कि हम लोग बुलडोजर का सकारात्मक प्रयोग करेंगे, विध्वंस के बजाय निर्माण में उसका प्रयोग होगा। अब रही बात हमने क्यों कहा, देखिए ऐसा उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में जब जा रहे थे पंकज जी, तो आपको याद होगा हम लोगों को एक गाड़ी में बैठ के जाने के लिए कह रहे थे कि आपको बल्कि ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी और आप लोकसभा में इतनी सीटें पाएंगे कि एक गाड़ी में चले जाए। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने ऐसा कर दिया कि ये लोग एक गाड़ी में होते होते किसी किन्हीं कारणों से बच गए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक गाड़ी में ही जाती। सीटों के लिहाज से आप देखेंगे आज भी जो सीटें हैं, तो उस हिसाब से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे अगर 24 का सिनेरियो रहा, जबकि स्थितियां उससे बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो तमाम बुनियादी सवाल थे, हम लोग पहले दिन से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े सरोकार के सवालों पर वो उनको एड्रेस नहीं करती, उस पर बात नहीं करती है। वो चुनाव में एक ही मुद्दा लेकर के धर्म के आधार पर, जात के आधार पर नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, कैसे सत्ता मिल जाए या जहां मिल गई वहां बची रह जाए। लेकिन धीरे धीरे उसकी पोल खुल गई। जनता महंगाई पर जवाब चाहती है, जनता नौकरियों पर जवाब चाहती है, किसानों की आय पर जवाब चाहती है, महिलाओं की सुरक्षा पर जवाब चाहती है, नौजवानों की शिक्षा पर रोजगार चाहती है, बदहाल होती स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार पर जवाब चाहती है। सरकार और उसके मुखिया भागते रहते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कहती थी कभी धर्म के आधार पर, आज जो हिंदू हृदय सम्राट सनातन की सरकार कहते थे, क्या स्थिति हो गई है? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पंकज जी, जिस तरह से जात के आधार पर प्रताड़ित करने का, नैरेटिव सेट करने का, उनको एक तरह से कल्पित बनाए रखने का, एक जाति और कौम को समय समय पर काम किया जा रहा है, ये किसी से नहीं है। उसी कड़ी में चाहे सनातन सनातन की बात, सनातन के सर्वोच्च जो शंकराचार्य जी हैं, सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को सनातन की सबसे बड़ी परंपरा गंगा स्नान से वंचित कर दिया। और उससे बड़ी बात,
सनातन की जो पहचान है, बटुकों की जो जो हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह है, बटुकों को नौजवान जो शिक्षार्थी हैं, धर्म की शिक्षा ग्रहण करने वाले, उनकी शिखा को पकड़ करके, उखाड़ करके, लोग तो ये भी कहते हैं शिखा गिनी जाती है, कितनी शिखा उखाड़ ली गई है, किसी के ड्राइंग रूम में लगा ली गई, हम तो जानते नहीं, इसलिए इसको आपके जिम्मेदार चैनल पर नहीं कह सकते सुनी सुनाई बातों को। और उससे बड़ी चीज, तमाम बुजुर्ग संतों को निर्वस्त्र किया गया। और आपने देखा किस तरह से, चाहे पिक्चर की बात हो, चाहे अभी जो यूपीएसआई की परीक्षा में जो सवाल पूछा गया, जो एक वर्ग को एक तरह से उसके अंदर, जनता के अंदर या और तमाम लोग पढ़ने वाले छात्रों के मन में एक विष घोलने का, कि उस वर्ग के प्रति, उस वर्ग को इस पर्यायवाची से जोड़ा जा सकता है, सोचा जा सकता है, ऐसी सामाजिक धारणा होगी, ऐसा विचार, ऐसा जहर परोसने का काम जो उसके माध्यम से किया गया है, ये सारी चीजें जनता बड़ी बारीकी से देख रही है। ये सवाल अचानक नहीं हो सकते, ये संजोग नहीं हो सकते, ये बाकायदा जो मनोविज्ञान, जो सरकार एक की मॉडस अप्रेंडी होती है, जो विचारधारा होती है, जो नेता, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे व्यक्ति को अच्छा लगता है, उस तरह की चीजें लोग गढ़ते हैं। वो उसी का ठीक है, परिणाम है कि ठीक है, ठीक है। यूपीएसआई की परीक्षा में ये सवाल भी डाला गया। आप तो इन ये सारी बात कह चीजों, रहे हैं, मेरे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, ओपी सिंह जी। आपको नहीं लगता कि समाजवादी ने पीडीए का नारा गढ़ करके अपना जनाधार को बड़ा किया और उसका सबूत लोकसभा चुनाव में दिखा दिया? पर उसके बाद सरकार से कई गलतियां हो रही हैं, जैसे फिल्म आई घूसखोर पंडित, जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी गई। आपने देखा ताजा सवाल पूछा गया और उस पर पहला विकल्प पंडित दिया गया। भाई ये कौन लोग सवाल सेट कर रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है। घूसखोर पंडित को परमिशन कैसे मिल जाता है? दूसरी बात, तीसरी बात, यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, उसमें भी आपका आधार वोट बैंक दरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या आप मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है, उसकी वजह उनका जनाधार बढ़ना है, लेकिन साथ साथ कई गलतियां ऐसी हो रही हैं रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट द्वारा जो कि समाजवादी पार्टी को और भी मजबूत कर रही? ओपी सिंह जी, कितना मजबूत है और किसके पास कितना जनाधार है, यह तय करता है चुनाव का जनादेश। और चुनाव का जनादेश प्रोपगंडा से नहीं चलता, हाँ थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता। हमारे धर्मेंद्र भाई जिन चीजों को अभी बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, निश्चित रूप से ये 2027 में जब मैदान में आएंगे तो उन चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी का महाराष्ट्र में जाकर के ये कहना कि 2027 में मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बदलेंगे, ये आपको लगता नहीं कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं? और ये सपने पहली बार तो इन्होंने देखा नहीं, 2017 के भी चुनाव में देखा, 2022 के भी चुनाव में देखा। 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भारी मतों से, भारी संख्या बल के आधार पर 37 वर्षों में बाद दूसरी बार बताया। दूसरी बात, आप अपनी बदौलत, अपने पौरुष, अपनी योग्यता से तो आप मुख्यमंत्री बने नहीं। ये पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है कि यह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वंशवाद के कारण और दुर्घटना बस हो गए थे 12 से 17। और इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया काम किया कि विधानसभा तो छोड़िए, नगर निकाय का भी चुनाव नहीं जीत पाए। और जो चुनाव नगर निकाय का जो हुआ था वो 17 में वही सरकार इनकी थी। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकार इनकी थी। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार इनकी थी। तो केवल हवाई बात करने से या कह देने से कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अरे भाई सपने देख रहे हैं, ठीक है आप देखिए। दूसरी बात, कुछ पार्टियां इस प्रदेश और देश के अंदर परजीवी हैं। परजीवी का मतलब आप पंकज जी समझते हो, जो दूसरे के कंधे का आधार लेकर के वो मैदान में जाते हैं और कहते हैं कि सजनी हम हूं राजकुमार, हम भी हैं, लेकिन किसी की प्रदेश के बाहर कहीं कोई जनाधार नहीं है, न कोई लोकप्रियता है, न कोई पूछने वाला है। आप जिससे टक्कर ले रहे हो या जिसकी बदलने की बात कर रहे हो,
ये पूरा देश देखा है कि उस व्यक्ति का जनाधार और लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। और हमने 17 में हमको जनता ने उत्तर प्रदेश का जो है विश्वास करके चुना था, हमारे पर विश्वास। लेकिन हमने जब 17 से 22 में काम किया, तब ना हमको 22 में दोबारा चुना। ये हम कहते हैं जितना ही प्रोपगंडा करते हैं, उसके बजाय कहीं जनता के बीच में जाते और कहते मेरे पिता पुत्र की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, हमने उत्तर प्रदेश में ये विकास किया, हमने उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया। को बता लगे बता हमें नहीं, पर ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, आप विपक्षी पार्टी से हैं, आप समाजवादी पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, आप बहुत तरह की बात कह सकते हैं और ये आपका अधिकार है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जिन सपनों को आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं, वो 2024 में तो सच होता हुआ प्रतीत हुआ। आपको उन्होंने हरा दिया 2024 के लोकसभा और 2024 के लोकसभा। सर, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं, बीजेपी कैसे इसको सही साबित करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या परिवर्तित हुआ है कि आपको लग रहा है कि तीसरी बार भी आप ही जीतने वाले? 2024 में इनकी सरकार तो बननी नहीं थी, न तो ये केंद्र में ये सरकार बनाने वाले, लेकिन फिर भी इनको ज्यादा सीटें आई। ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये इंडिकेशन है जी। अरे भाई सुन तो लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात से मैं इनकार थोड़े कर रहा हूँ। मैं 2024 में हारने के बाद हमने चुनाव आयोग पर और किसी चीज पर हमने आरोप तो लगाया नहीं कि हमको हरा दिया गया। हमने तो नहीं कहा था 2022 का चुनाव हारने के बाद की जो है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रमुखों से मिलकर के हर विधानसभा में 20-20 हजार यादव और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। और ये प्रदेश और देश की जनता ये जानती है कि 2017 में इन्होंने एमओआई का नारा दिया, अब ये पीडीए का दे रहे हैं। ये दोनों नारे में क्या डिफरेंस है, इसका अर्थ तो पब्लिक नहीं समझ रहे। हाँ, अब आप 2024 का भी उत्तर सुन लीजिए। 2024 में इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने जो गलत तरीके से दुष्प्रचार किया कि संविधान बदल जाएगा। 11-12 साल से हमारी सरकार है, तीसरी बार संविधान तो नहीं बदला। लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं हुआ, बल्कि ईडी गठबंधन से मिलकर के इन्होंने जो है खतरे में लोकतंत्र को डाला और संविधान को डाला। कहिए तो मैं साबित कर दूं। दूसरी बात, आप 2024 की बात करते हैं, उस हार को स्वीकार करते हैं, उसके बाद बताइए जितने चुनाव हुए 2024 के बाद, ऐसा तो नहीं कि देश के अंदर चुनाव नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप पॉइंट टेकन, आपके पॉइंट में दम है। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कई एक्शन लिए गए हैं या भूल चूक हुई है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र सिंह जी, आ रहा हूं 2 पैनलिस्ट और जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। आप जवाब दीजिएगा, देना चाह रहे थे। बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा। मैं आलोक पांडे जी सबका जवाब आपसे लूंगा, पर महरे साहब, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं। महरे साहब, आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है? क्या आपको हकीकत ये दिखाई पड़ता है? और नाराजगी है तो क्या आपको ये लगता है कि वो नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे? दरअसल यूजीसी एक मुद्दा है, शंकराचार्य एक मुद्दा है, हाल फिलहाल जो सवाल पूछा गया है एसआई के एग्जाम में वो भी एक मुद्दा है, ब्राह्मण एमएलएस की मीटिंग होती है वो भी एक मुद्दा है। क्या ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जाता है? देखिए पंकज जी, बहुत सारी चीजें राजनीति है, इसमें होती रहती हैं और चुनाव के परिणाम कुछ और होते हैं, दावे कुछ और किए जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं सीएम बनूंगा, ये कहना अखिलेश यादव का मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने बात कही कि बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा, चालक बदलेगा। क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद बुलडोजर चलाएंगे? और अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ही चलना है तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों हो? तमाम ऐसे सवाल है मुझे लगता है जिनसे महत्वपूर्ण बातें की जा सकती है।
सबसे बड़ी बात निश्चित रूप से जो आपने कहा शंकराचार्य वाला मामला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हुआ है और बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्राह्मण विधायकों को जो बैठक हुई, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके ब्राह्मण वोट अभी साइलेंट है और कहीं ना कहीं जाएगा क्योंकि मतदान होगा। दूसरी बड़ी बात, समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है ब्राह्मण वोट उनको मिल जाएगा, तो जब विधान परिषद का चुनाव होता है, अखिलेश यादव चूंकि लगातार 10 साल से अधिक हो गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विधान परिषद का चुनाव हुआ तब ब्राह्मण की याद समाजवादी पार्टी को नहीं आई। राज्यसभा का जब चुनाव आता है तब ब्राह्मण की याद समाजवादी पार्टी को नहीं आई। तो अब समाजवादी पार्टी ये उम्मीद किस आधार पे लगा रही है कि ब्राह्मण भी उनके साथ आ जाएगा। ब्राह्मण के नाम पर उनकी पार्टी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी को बनाना, ये ब्राह्मणों के लिए नेता नहीं है। वो सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि माता प्रसाद पांडे जी एक विधानसभा के मात्र ब्राह्मण नेता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनसे ज्यादा काबिल, योग्य, पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके पास नहीं था। ये आपकी मजबूरी थी, तब आपने उनको ब्राह्मण नेता बना के नेता विरोधी दल बनाया। दूसरी बड़ी बात कि लगातार जिस तरह से वादे और दावे समाजवादी पार्टी कर रही है, मेरा कहना सिर्फ ये है पंकज जी कि जो व्यक्ति जनता के मुद्दों पे बात करेगा 2027 में, चाहे वो किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, पहलवान की बात हो, आप महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की अगर चर्चा जो पार्टी करेगी जनता उसके साथ जाएगी। निश्चित रूप से अब वो दौर नहीं है कि जनता को मूर्ख बनाकर आप वोट को ठग पाएंगे और सत्ता में आ पाएंगे। जिस तरह की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है इनसे बहुत सारी चीजें, ये लगता है कि वो अहम में बात कर रहे हैं या मैं सीएम बनूंगा, ये दावा चलिए उनका मुझे चलिए लगता है कि राजनीति है। चलिए, आपको और जल्दबाजी भी है। आपको अहम दिख रहा है। कई सारे लोग इसको कॉन्फिडेंस मान रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। आलोक पांडे जी, क्या परिस्थितियां वाकई बदल रही हैं? आपको नहीं लगता कि बीजेपी के द्वारा जाने अनजाने में एक के बाद दूसरी गलती हो रही है और उससे उसका आधार वोट बैंक ही चोटिल महसूस करता है? आधार वोट बैंक को ही लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। चलिए, शंकराचार्य को लेकर के कहा जा सकता है कि कुछ निजी दिक्कत है, खुन्नस है, और यही शंकराचार्य के साथ समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रह करके क्या की थी। लेकिन यूजीसी, एसआई के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाना, घूसखोर पंडित, इस तरह के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने ठान ही लिया है क्या कि ये जो हमारा आधार वोट बैंक है उसको और भी दूर कर दो, क्योंकि ये मुद्दे प्रदेश में बड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, मैं ये मान लेता हूं इस तरह की बात 2022 से पहले भी उठी थी। आपको याद होगा परशुराम मंदिर समाजवादी पार्टी बनाने की बात करती थी, मूर्ति का बहुत जगह पर अखिलेश यादव मूर्ति पे माला पहनाते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन 2027 से पहले एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो क्या इंडिकेट करता? आपको लगता है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के तरफ जा सकते हैं? पंकज जी, क्वेश्चन ऑफ सीरीज बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन पहले जो आपने आखिरी मुझसे पूछा है, आपके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, देखते कितने समेट पाता हूं मैं। तो ये पहली बात है कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मेरे फादर अन्न भक्त हैं अभी तक बीजेपी, लेकिन मुझे लगता है परिवार के दबाव में इस बार वोट ये तो नोटा में दबाएंगे या साइकिल में। अब आप इससे समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब बात 2022 की करते हैं उस समय समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को रिहाने के लिए कुछ काम कर रही थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को धुतकारने का काम कर रही है। रिझाने की बात छोड़ दीजिए, भाई आप दरवाजे में कुत्ता पाले, उसको रोटी देते रहो, खाता रहेगा। अब वो कुत्ते को लाठी मारोगे कब तक तुम्हारी रोटी के सहारे रहेगा। और यहाँ तो दूसरी व्यवस्था है, आप इस तरह से काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिखा दीजिए जहां उन्होंने कहा पिछले 12 सालों में मेरे प्यारे सवर्ण भाइयों, मैं डिबेट करके छोड़ दूंगा। हजारों बार दलित भाइयों, ओबीसी भाइयों, ये भाइयों, वो भाइयों, तो भाइयों से कतार भर गई, लेकिन सवर्ण भाइयों का एक भी बात अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। मेरी जानकारी में सवर्णों का 90% वोट लेने वाली पार्टी यूजीसी लेकर के आती है, सवर्णों के पढ़ने का हक खत्म कर देती है, प्रश्न ऐसे बनाती है जिसपे ब्राह्मणों के लिए क्या क्या पेपर में एक हमारे शंकराचार्य, आपका आधा शंकराचार्य से मताएं कि नहीं है,
तो आप पूरे धर्म को मतलब कटघरे पे खड़ा कर देंगे। 4 शंकराचार्य हैं, वो हमारे लिए भगवान के समान है। आपका एक शंकराचार्य से मत भिन्नता है तो आप बटुकों की चोटी खिंचवा देंगे। अब कितना सत्ता की घमंड। जैसा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे। हमारा इतिहास देखिए, हम इतने दिनों से हैं, ऐसा इतिहास मैंने बहुत देखा है कांग्रेस का। आज कांग्रेस की दुर्गति क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारत की राजनीति में? तो इतिहास से भविष्य नहीं बना करते। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपने इतिहास पर से अपने आलोक जी, भविष्य को बनाना आलोक चाहती जी, है, आलोक जी, पीडीए में तो कहीं आप हैं नहीं। पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया, उसमें आप तो आते नहीं हैं, ब्राह्मण तो आते नहीं है। चूंकि आपने खुद का एग्जाम्पल दिया इसलिए मैं आप बोल रहा हूं। ब्राह्मण्स को तो समाजवादी पार्टी अपने तरफ बुला नहीं रही थी। लेकिन ये आपको लगता है कि बीजेपी की बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, या मैं उसको गलतियां ना कह के कहूंगा कि ऐसी पॉलिसीज आ गई या भूल चूक में इस तरह का सवाल पूछा गया जिस वजह से अब ब्राह्मण को लग रहा है कि बीजेपी छोड़ देना चाहिए। नहीं मिल सकता बीजेपी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता है। भूल चूक नहीं है, षड्यंत्र है। इनको लगता है सवर्ण इनका गुलाम, जो चाहेंगे वो करेंगे। एक सीमा तक बर्दाश्त किया जा सकता है। हिंदुत्व के नाम पर सवर्ण इन्हें बर्दाश्त कर रहा था। एक सीमा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो सीमा लांच की है यूजीसी को लेके। अब ये हमारे बच्चों को 70 साल के कंपटीशन में हम किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे कि चलिए ठीक है 50% आरक्षण, 60% आरक्षण, 70% आरक्षण, 75% आरक्षण, ब्राह्मणों को लिए गाली, हिंदू धर्म के लिए गाली, और हमको 8 मार्च को प्रदर्शन नहीं करने दिया। इस देश में आर्टिकल 19 फर्स्ट ए हमें मिला है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो हमें प्रदर्शन तक नहीं करने दिया। आज सोचिए इस देश में कितनी गालियां मिलती है ब्राह्मणों को, भारतीय जनता पार्टी चुप। लेकिन अगर हम किसी सरकार के नियम, गलत नियम के खिलाफ हम धरना देते हैं, ये सरकार तानाशाही हो जाती है। एक तो रोलेटिक में जैसा काला कानून लेके आती है, ऊपर से हमें प्रदर्शन तक नहीं करने देती। ऐसी सरकार को वोट देने से अच्छा है कि हम नोटा में दबाएं, और अगर नोटा से हमारा काम नहीं चलेगा तो हम चाहे या न चाहे, जैसे चाहे या न चाहे, पिछले 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त कर रहे थे हिंदुत्व के नाम पर, चाहे या न चाहे हम समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ऐसी किसी पार्टी को, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की तरफ से मैं कहता हूं, ऐसी किसी पार्टी को ब्राह्मणों ने मत न देने के लिए मन बना लिया है। अभी कहा जा सकता है कि मैं पूरे ब्राह्मणों का को रिप्रेजेंट नहीं करता उत्तर प्रदेश से, तो 2027 के चुनाव के बाद मेरी बात, ये बात पत्थर की लकीर की तरह साबित होगी कि अगर यूजीसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर और परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन नहीं किए, तो इनका इतिहास ही इनके साथ रहेगा। 27 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ये आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो धर्मेंद्र सिंह जी लग रहा है और मुद्दे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूजीसी का इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और यूजीसी पे आपका बड़ा साधा बयान आया था, आपकी पार्टी का, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो लग रहा है यूजीसी सबसे बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के कई सारे वोटर्स को आपकी तरफ ला सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आ ही रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ खींच सकता है। ये बड़ा मुद्दा है, और सारे मुद्दे दूसरे स्तर पर हैं। लेकिन जैसा अभी आलोक पांडे बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है बैठे बिठाए बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है और आपको फायदा मिल रहा है? देखिए पंकज जी, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी की हितैषी नहीं है। वो एक गैंग की तरह संचालन कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। आपने तमाम इनके बड़े नेताओं जो संविधान की शपथ लेते हैं, कई बार आपने सुना होगा, जो नस्लभेदी टिप्पणियां करते हैं, एक तरह कहिए, एक तरह के धार्मिक विवाद पैदा करने वाली टिप्पणियां करते हैं। और उसी तरह विभिन्न वर्गों के खिलाफ भी उनको हमेशा समय समय पर, इसके पहले भी इनका चेहरा आया है और आज भी जो जी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चूंकि जिसकी नफरत की आदत पड़ गई एक बार, वो जहां अवसर मिलेगा, जब भी उसकी जबान खुलेगी, जब भी उसको काम करने का मौका मिलेगा। तो हम लोग के यहाँ गाँवों में पहले एक कहावत थी पंकज जी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो उसका मतलब ये होता था कि चोरी की आदत पड़ गई
नहीं चोरी करने का मौका मिलता था तो हेरा फेरी कर देता था, इनका वहां उनका वहां, कि जिससे लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सगल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब मैं आता हूं उससे महत्वपूर्ण बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, अरे भाई ब्राह्मणों में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी का सम्मान, और लखनऊ में जो काम की बात करते हैं, इतना बड़ा पार्क दिया, राज्यसभा में ही रहते थे ज्यादातर, या ब्रजभूषण तिवारी जी, उससे ज्यादा वो आप सम्मान देना तो लोगों को जानते नहीं है, आप तो डिक्टेटर तरह चलाते हैं, आपको यहाँ से क्या मालूम होगा। लेगेसी की बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 12 में चुनाव लड़े थे, हर जगह वो रथ यात्रा लेके निकले थे, साइकिल यात्रा लेके निकले थे, कोई ऐसी विधानसभा नहीं रही होगी जहां 2-2 बार कभी साइकिल चलाए होंगे, कभी रथ लेके गए होंगे, पहुंचे थे। उसके बाद आप इस तरह की बात करते हैं, और आपकी ओर दिन क्या है, क्या आपके गुरु महाराज या जो भी है वो राजनीति में नहीं थे क्या, उनका उत्तराधिकार नहीं मिला है? अरे कम से कम वो चीज बोलिए जो एक उंगली आप दिखाते, चाट हुआ आपकी तरफ चली जाती है। ओपी सिंह जी, आप ये हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले पहले अपने मुख्यमंत्री जी पे लगा लीजिए। दूसरी बात, जो मैं की बात है, 2045, 2047, 2029, 2035, ये कौन कहता है? ये तो आपके मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, आपके उप मुख्यमंत्री बता के गए 2029, 2024, 2025 की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो आप कम से कम। दूसरी बात देखिए, ऐसा पंकज जी, योगी आदित्यनाथ जी के सारे बयानों को सिलसिलेवार देख लीजिए। जो पांडे जी कह रहे थे कि जिन बुनियादी मुद्दों पर इलेक्शन होगा, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, जो इन्होंने वादा किया था स्मार्ट सिटी बनाने का, कोपेक्स फंड क्रिएट करने का, किसानों को उपज का क्या, अल्लाह, ये जो अभी आलू और गन्ना जैसे, जो आलू और टमाटर जैसे चीजों की एक भी खरीदी हुई क्या, इन्होंने समर्थन मूल्य की बात की थी। इन सारे मामलों में ये फेल है। स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा पर इन्होंने जलेबी बना दिया, आज तक ये बताने की स्थिति में खुद ही नहीं, नई शिक्षा नीति लेके आए, क्या उसमें कर रहे हैं, कैसे बच्चों को फायदा होगा, कैसे पेरेंट्स को फायदा होगा, ये डिफाइन करने की स्थिति में नहीं। अब हम गृह मंत्री जी का बयान अभी कल मैं सुन रहा था, असम में जाकर के बोलते हैं, जो 2016 में बोले थे असम में, जो 2014 में प्रधानमंत्री जी लोकसभा के चुनाव में बोले थे, वही घुसपैठिए, वही रोहिंग्याज कर रहे हैं। और 2017 में इनकी सरकार थी, 40,000 रोहिंग्या आकर के असम में बस गया, उसकी जिम्मेदारी लेने बसे। एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि 2014 से आज 26 में हम लड़ने जा रहे हैं, और असम के अंदर 16 से 26 के चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, लगातार हमको मौका मिला। एक भी डाटा इन्होंने नहीं कहा कि हमने वादा किया था कि हम घुसपैठियों को बाहर फेंक देंगे। एक भी घुसपैठियों को गृह मंत्री जी ये बताए नहीं कि हम वादा पूरा करके आए। ये कह रहे हैं कि अगर हमको नहीं लाओगे तो घुसपैठ बाहर नहीं हो पाएगा, हम रहेंगे तब घुसपैठ। अरे आपको लगातार मिला, अब तो कामों का हिसाब का समय आ गया है, अब वादों का नहीं। आप जब बिहार चुनाव करने गए वहां नहीं, पर ये धर्मेंद्र सिंह जी, ये सवाल तो आप पे उठता, चलिए मैं मान लेता हूं, वो बोलते भी हैं, आप बोलते भी नहीं, ये भी तो है ना, घुसपैठिया क्यों इस देश में? अरे देश में मैं बता रहा हूं, बोलने से ज्यादा काम ऐसा है, देश में कानून है, जो अवैध अप्रवासी आते हैं उनको बाहर करने का कानून है। 2005 से 2013 के बीच 88,000 लोग रिपोर्ट किए थे अवैध अप्रवासी। दावे से कह रहा हूं, डाटा है भारत सरकार का। और पंकज जी, मैं बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूं, ओपी सिंह का अवसर आएगा बताएंगे, 2014 से लेकर के 26 तक कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया है? अगर किया है, मुझे लगता है ओपी सिंह जी जवाब देंगे आपको, ओपी सिंह जी जवाब देंगे, ओपी सिंह जी जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो हम लोग डिबेट पर बैठते हैं, तो उसमें दो चीजें कॉमन रूप से आती है। जिनको ज्योतिष का ABCD नहीं आता, वो ज्योतिषाचार्य के रूप में बैठ जाते हैं कि अमुक चुनाव में अमुक की सरकार बन रही है। और आपके बीच में धर्मेंद्र जी बोले, आप समाजवादी पार्टी के, मुझे पता है कि अमर्यादित पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप अमर्यादित पार्टी प्रवक्ता नहीं बोल सकते, मोदी जी बोलवाइए आप। नहीं, ओपी भाई बड़ी विनम्रता पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी ज्योतिषी है क्या? ज्योतिषी है तो तेल की कमी हो। अच्छा ठीक है, उनको सुन तो लीजिए, धर्मेंद्र सिंह जी उनको बोलने दीजिए, सुन तो लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, सुन तो लीजिए, अच्छी बात है पंकज जी, अब उनको सुन लीजिए। आपने बहुत बोला, बहुत सारे आरोप लगाए, उनका जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए ओपी सिंह जी।
मैं तो ये देख रहा था कि आपके डिबेट पर सोचा मैंने कुछ तर्क वितर्क होगा, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे भाषण हो रहा है। मैंने कहा कि जब चुनाव आता है पंकज जी, तो जिनको ज्योतिष चार का ABCD नहीं आता वो ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। जैसे उन्होंने बिहार में चुनाव में ज्योतिष का प्रयोग किया, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में किया, उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में किया, मतलब हर चुनाव में ज्योतिषाचार्य हो जाते हैं होते। और दूसरा, कुछ लोग जातियों का ठेका ले लेते हैं कि अमुक जाति का मैं ही प्रवक्ता हूं और मैं ही जो बोलूंगा बोलूंगा। जैसे अखिलेश यादव ने MY का नारा दिया तो किस बात को द्योतक हुआ, और जब PDA का नारा दिया उन्होंने तो ये पता नहीं कि PDA, मैं तो ये कहता हूं कि धर्मेंद्र यादव बोल दे एक चीज को, मैं ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं। आप यह कह दीजिए कि जब 27 में हमारी सरकार बनेगी तो हम वंशवाद को छोड़ करके पिछड़े वर्ग से, दलित से या अल्पसंख्यक से मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बोले बोले बोलेंगे है तक कौन बनेगा? गांधी प्रधानमंत्री अगर दुर्भाग्य से कोई देश का बना तो कौन बनेगा? गांधी परिवार। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई बनेगा तो यही बनेंगे। कौन बनेगा? और ये देश की जनता देख नहीं चुकी है कि 12 से 17 में और उसके पहले एक परिवार में कितने कितने लोग पदों पर बैठे थे, कितने मंत्री थे, कितने आयोग के चेयरमैन थे, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष थे। ये सब चीजें नहीं दे सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पंकज जी कि झुकाव बढ़ रहा है। अरे भाई, जो लोग हैं, क्या वो जो 12 से 17, देखिए इनको मिर्ची लगेगी, मैं समझ रहा हूँ, 12 से 17 में जो सरकार थी, जो गुंडागर्दी थी, जो माफियागिरी थी, मैं बोलता नहीं प्रधानमंत्री। पर देखिए ओपी सिंह जी एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह जी, ये इन्होंने हमसे कुछ कहा है। मैंने ऐसा इसलिए कहा, मुझे लगता आप इस बात का जवाब दे पाएंगे। अक्सर ऐसा होता था कि बीजेपी अपने विरोधियों को हिंदुत्व के पिच पर खेलने के लिए बुला लेती थी। वो ऐसा रणनीति बनाती थी कि हिंदुत्व के पिच पर उतरना पड़ता था लोगों। ये पहला चुनाव ऐसा दिख रहा है कि आप अपने विरोधियों की रणनीतियों में फंसते जा रहे हैं। आप खुद ही जाति में फंस रहे हैं, चाहे वो आपका एक्शन हो, चाहे आपका जो भी हो। लेकिन आप देखिए, आप इसका जवाब दे दीजिए। आपका नहीं लगता कि जो आपका एजेंडा होता था वही तार हो रहा है? हाँ, बोलिए ओपी सिंह। पंकज जी, बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव आने पर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर में नहीं जाता, या चुनाव आने पर जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन का धुआंधार विरोध किया है, हमला किया है, करवाया है, उनको कथित सनातनी बनने का मौका चुनाव देता है। लेकिन जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हमने राम मंदिर को संविधान, हमने जो अपना जो मैनिफेस्टो बनाया था उसमें कहा था कि राम मंदिर बनाऊंगा, और बना के दिखाया। हमने चित्रकूट का विकास किया, हमने वाराणसी में, काशी में बाबा विश्वनाथ का विकास किया, हमने मथुरा में किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से उस सवाल का जवाब चाहता हूं, ये कथित सनातनी पंकज जी, इनके हर औलाद देश की आजादी के बाद क्यों नहीं अयोध्या के राम मंदिर में गए? कितनी दूर है, क्यों नहीं गए? मुलायम सिंह यादव गए कभी? अखिलेश यादव गए कभी? जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कभी गए? तुष्टीकरण की राजनीति आप इनसे नहीं पूछते कि आप कथित सनातनी हो? क्यों नहीं मथुरा जाते हो? क्यों नहीं अयोध्या जाते हो? क्यों टिप्पणी करते हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट में आस्था के खिलाफ तुम खड़े होते हो? क्यों राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हो? तुम चुनाव आता तो, अरे हम तो चुनाव को क्या सरकारें बलिदान कर दिया। राम मंदिर को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के हमने अपनी सरकारें बलिदान की है, और इन्होंने हिंदुओं सनातनियों का बलिदान मांगा है, बलिदान किया है। इसको देश भूल नहीं सकता। ये कथित, आप बताइए नहीं, पर वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। अब गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। जो आप करते थे, अब आप खुद ही जाति की राजनीति करने लगे। पंकज जी, एक सवाल का जवाब मैं आपके माध्यम से चाहता हूं। इन कथित सनातनियों की 4 बार सरकार रही, 300 करोड़ प्रत्येक वर्ष जो है कब्रिस्तान की दीवार के लिए,
अयोध्या के लिए कितना दिया बजट में, मथुरा के लिए कितना दिया, वाराणसी के लिए कितना दिया, चित्रकूट, ये 80% की बात नहीं है, हम दे रहे हैं तो हम तथा कथित हो गए। चलिए मैं आ रहा हूं आलोक जी, बहुत सारे सवाल है, मैं आ रहा हूं, मेहरे जी आ रहा हूं। धर्मेंद्र सिंह जी आप जवाब दे दीजिए, तुरंत आप हाथ उठा रहे हैं, आप बोलिए पैसा बजट में दिया हमको यही बता दो। बोलिए। आपकी 4 बार सरकार रही है, सनातनियों की आस्था के केंद्र को कितना बजट में दिए हो आप बता दो। ऐसा है ओपी सिंह जी बता दो। अयोध्या में क्या किया, बनारस में क्या किया, काशी क्या किया, हम बता रहे हैं, वो आप छोड़िए। अरे बता दो क्या पैसा बजट में दिए हो। अरे मैं बता रहा हूँ, उससे पहले अब बताओ, सुन तो लीजिए, मैं उसी पर बता रहा हूँ। हम आपकी तरह भगवान राम का नाम लेकर के राम मंदिर के चंदन दराज नहीं करते, बनारस में कॉरिडोर बना उसमें कमीशन नहीं खाते, भगवान को भी आप लोग नहीं छोड़ते हैं, भगवान के नाम पे कॉरिडोर बना उसमें कमीशन खा लिए टूट गया, भगवान राम के मंदिर पे आपने कमीशन लेकर के 2 करोड़ के 16 करोड़ में अपनी जेब भरने का काम किया, पूरे देश ने देखा। दूसरी बात, संविधान को नहीं मानते, क्यों शर्म आती है? रोज जो है रोजा इफ्तार में जाते हो, रोज 18 सुप्रीम कोर्ट के आदेश होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पीने वाले से पूछेगा, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनता के पैसे से बना, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से। नहीं पर नहीं धर्मेंद्र सिंह जी एक सवाल तो उठेगा ना आप पे भी कि आपके नेता मंदिर नहीं गए, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर जनता के ही पैसे से मंदिर बना तो आपके नेता अभी तक मंदिर क्यों नहीं गए? अगर आप ही ये कहते हैं, मैं आपका ही लॉजिक मानता हूं, तो ये सवाल तो आप पे भी बनता है। पंकज जी, इस देश में 140 करोड़ जो लोग हैं, जिसमें सब कुछ लोग और लेकर के जो 100 करोड़ के लगभग 125 करोड़ लोग सनातनी होंगे, वो किसी मंदिर में जाके पूजा कर ले रहे हैं, घर में पूजा कर ले रहे हैं। अरे कोई मंदिर और राम मंदिर बराबर है, शर्म नहीं आती आपको? ठीक है, चलिए आलोक पांडे जी मुंबई में अखिलेश यादव ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी से हमने अलायंस किया क्योंकि मायावती जी को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते। क्या आपको यह लगता है? और उसके बाद तुरंत रिबटल आया, मायावती की पार्टी, उनकी पार्टी ने यह कहा, बहुजन समाज पार्टी से यह रिएक्शन आया कि पीडीए का नारा बेकार है, और ये भी चुनाव से पहले इनको काशीराम जी याद आते हैं, उनके रास्ते पर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चल सकती है। तो मेरा सीधा सा सवाल है, जैसे अभी ओपी सिंह जी ने कहा 2024 में भरमाया गया, संविधान बदल देंगे इसलिए उनको दलितों का भी वोट मिला, अब सरकार बनी, हमने कोई संविधान नहीं बदला। तो आपको लगता है कि इस बार जिस तरीके से बीएसपी सुपर एक्टिव दिख रही है, बीएसपी भी जातियों के साथ अलायंस बनाने का प्रयास कर रही है, तो ये लड़ाई आने वाले विधानसभा चुनाव में ट्रायंगुलर होने जा रहा है, और अगर ट्रायंगुलर होने जा रहा है तो किसको फायदा किसको नुकसान आप देख रहे हैं? क्योंकि मायावती को लेकर के अखिलेश यादव बहुत सॉफ्ट दिखते हैं और उसमें सीधी राजनीति दिखाई पड़ती है कि जिस तरीके से 2024 में उनको वोट मिला है दलितों का, और फैजाबाद का परिणाम आपके सामने, तो उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि दलित का भी एक बड़ा वर्ग उनको वोट देगा। तो समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक का आधार बढ़ाते हुए दिख रही है, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए 2024 में ही पीडीए अपना आधार बड़ा कर चुका था, बीजेपी को पटकनी दे चुका, हरा चुका है। वो अजय दिखने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में धराशायी हो। दूसरी बात, जो 240 सीटें बीजेपी को आई लोकसभा चुनाव में, वो उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम पे नहीं आए, वो हिंदुत्व के आधार पर आई। जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट दिया, कैसे मैं बताता हूँ। इस बार का बजट याद है, मुसलमानों को 3100 करोड़ रुपए, ओबीसी को भी 3200 करोड़ रुपए, एससी को भी 3500 करोड़ रुपए, और सर्वोदय को कितना दिया ओबीसी जी आपकी पार्टी ने? स्टूडेंट ने जीरो, अंडा। इस बजट में सवर्णों को अंडा मिला है भारतीय जनता पार्टी से। आपने हमें अंडा दिया, मुसलमानों से भी बदतर स्थिति आपने सवर्णों की मानी इस बजट में, और ये तथ्यात्मक रूप से सही है, आप मुझे झुठला नहीं सकते। तो भारतीय जनता
पार्टी ने तो भी वही राजनीति खेल रहे हो ना। आपने माना कि सवाल आपकी जेब में है। दूसरी बात जो अखिलेश यादव ने बहन मायावती के लिए कहा, उनको पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। दलितों का वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिला है। तो अगर अखिलेश को दलितों का वोट मिला है और उनको लगता है पोलाइज हो जाने से कहीं न कहीं पर वो दलित जो मायावती से निराश, जो 2024 में भी उनके साथ आया, वो अभी उनके साथ बना रह सकता है। तीसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, एक बार धोखे से जीत गए। क्रिकेट में आप लूज बॉल डालेंगे तो बैट्समैन तो छक्का मारेगा। अब आप कहो साहब 400 मार का नारा क्या अखिलेश यादव ने दिया था? 400 पार का नारा तो भाई सदन में भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया था कि अब की बार 400 पार ऐसे करके। तो 400 पार का नारा आपने दिया और उसको विपक्ष ने बुनाया जैसे कि आप बुनाते हैं। तो विपक्ष करे तो वो धोखे से हो गया, सत्ता पक्ष जीते तो वो बहुत बड़ी अपने आप जीत गया। पंकज जी बतौर ये कह रहे हमने राम मंदिर का आंदोलन किया। राम मंदिर ने क्या दिया इनको? 2 लोकसभा सीट वाली पार्टी 18 से ज्यादा राज्यों में सत्ता चला रही, 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। भगवान राम के लिए अगर आपने किया तो देश की जनता ने जो झोली भर भर के आपको वोट दिया। लेकिन जब आप भगवान राम के नाम पर हिंदुओं को एक किया था तो हिंदुओं को बांटने के लिए किसको दंड मिलेगा? हिंदुओं को किसने बांटने की कोशिश की? हिंदुओं का अपमान किसने किया? अब कौन सा हिंदू, ओबीसी हिंदू, जनरल हिंदू, एसटी हिंदू, कौन से हिंदू की आप बात करते हैं? ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमजोर पिच पर खेल रही है। मंडल कमंडल दोनों भले भारतीय जनता पार्टी के पास हो, लेकिन उसका स्तंभ हमेशा कमंडल रहा है। मंडल भारतीय जनता पार्टी कमजोर करी रही है। अगर वो क्षेत्रीय दलों की तरह जातीय राजनीति को प्रत्यक्ष तौर पर खेलेगी तो निश्चित बात है जो क्षेत्रीय दल है वो ज्यादा माहिर है जातीय राजनीति करने के लिए। बड़ी मुश्किल से हिंदुओं में एकता आई थी, क्रेडिट भी आपको जाता है। और आपने सत्ता का स्वाद चखा, 18 से ज्यादा राज्यों में सरकारें चला रहे हैं, इसी बात के लिए तो चलाएंगे कि आपने हिंदुओं को एक किया। लेकिन हिंदुओं को तोड़ने का काम इस यूजीसी बिल के माध्यम से, इस तरह से शंकराचार्य जी का अपमान करके, इस तरह से प्रश्नों में गलत उत्तर दिला करके, घूस को पंडितों जैसी वेब सीरीज के लिए आप परमिशन दे करके आप क्या करना चाहते हैं? इसलिए अगर आपको सत्ता मिली है तो दंड भी आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर हिंदुओं को तोड़ने का आरोप आप पर लग रहा है तो आप जवाब दीजिए कि आपने हिंदुओं को नहीं तोड़ा है। मैं कहता हूं कौन सा हिंदू बताइए। चलिए ठीक है, ये बड़ा वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या मेहरे साहब आपको लग रहा है कि जो बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर खेलती थी अब वो जाति के पिच पर स्वयं चली गई है, और जाति के पिच पे अगर जाएगी तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत है? कैसे देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहला या देश में कहिए पहला चुनाव लड़ने जा रही है 2027 में, जब जिसमें ना हिंदू मुसलमान कर पा रही है और न सनातन को लेकर चल पा रही है। उनके साथ बहुत सारे निगेटिव पॉइंट आ गए, इसलिए अब वो जातियों की राजनीति करके जातियों की तरफ अपने आप को बढ़ा रही है निश्चित रूप से, और जातिगत आधार पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अच्छी तरह समझ गई है कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये जितना बांट सकते थे, जितना चीजें कर सकते थे, कभी आपका बयान आ जाएगा बटोगे तो कटोगे, कभी आप कोई नया बयान देंगे, कभी मोहन भागवत जी का बयान आ जाएगा। आप देखिए बड़ा महत्वपूर्ण पंकज जी बात में बताने जा रहा हूँ कि हिंदू खतरे में, अरे 21 राज्यों में सरकार आपकी है, सीएम आपका, पीएम आपका, डीएम आपका, सेना आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, फिर भी हिंदू खतरे में। 10 साल से सत्ता आपकी और फिर भी हिंदू खतरे में। तो भारतीय जनता पार्टी अब जान गई है इस तरह के जो नैरेटिव सेट करे जाते थे, उन नैरेटिव से अब उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं मिल पाएगी। और अगर सत्ता चाहिए तो तमाम दूसरे आंकड़े और तमाम दूसरी चीजें आपको लानी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर से कहूंगा कि जल्दबाजी में दिया गया बयान अखिलेश यादव का निश्चित रूप से जल्दबाजी और राजनीति के तहत है। हाँ, सत्ता में आप आ सकते हैं, लेकिन आपको वही बात जनता के मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, नौजवान हो, क्योंकि अब जनता समझदार हो गई है। और मुझे लगता है कि अब ना तो जनता हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे बंटने जा रही है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार बता रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोलियां चलवाई मंदिर। अरे जिन्होंने, ये तो अखिलेश यादव का बयान पार्लियामेंट में आया था
कि जिन्होंने गोलियां चलवाई वो मंदिर में ट्रस्ट में आपके में बैठे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनका नाम खुलेआम लिया गया। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अब आपको सत्यता दिखानी पड़ेगी। पूरे प्रदेश में किसको नहीं पता कि ब्राह्मणों ने जब विधायकों ने बैठक की तो आपने नोटिस जारी कर दिया। क्षत्रियों के लिए क्यों नहीं कर पाए आप? क्योंकि वो आपकी पार्टी के लोग थे और ये भी आपकी पार्टी के लोग थे। और जो जाति धर्म के लोगों ने बैठक की उसमें भी आप नोटिस नहीं जारी कर पाए। तो अब ये कहना कि ब्राह्मण समझदार नहीं है, ब्राह्मण मूर्ख है, ब्राह्मण बिल्कुल समझदार है और ब्राह्मण चुपचाप देख रहा है और निश्चित रूप से ब्राह्मण अपने तरीके से वोट करेगा और दिखाएगा। जिस तरह की बात आप बराबर जो 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी को जो दलित और पिछड़े वर्ग का वोट बैंक मिला, क्या समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में उस वोट बैंक को बचा पाएगी, समेट के रख पाएगी? ये भी बड़ी बात है, क्योंकि वो वोट बैंक आपको अकेले नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट मिला था, आपको सिंगल वोट नहीं मिला था। और निश्चित रूप से वो संविधान की किताब को देखते हुए, संविधान को देखते हुए आपके साथ आया। अगर आप उस वोट बैंक को सुरक्षित रख पाए तो निश्चित रूप से आप सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों कि जो सत्ता में आ रहा हूं मैं, तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं है। जी पंकज जी। राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं है, पर इस सब के बीच एक और पॉलिटिकल अलायंस की बात बड़ी तूल पकड़ने लगी है। लग रहा है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की जो पार्टी है वो चारों तरफ से बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। क्या धर्मेंद्र जी ये भी सच बात है कि मुसलमान का वोट पुख्ता तौर पर आपको मिले इसलिए आप एआईएमआईएम के साथ अलायंस भी कर सकते हैं? ये भी खबरें एक बार फिर से चल पड़ी हैं, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं पंकज जी, एआईएमआईएम तो भाजपा जहां भेजती वहीं जाते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पहले दिन से साफ कहना था, इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है तो एक विचारधारा वाले सारे दलों को एक साथ आना चाहिए, और उसमें कभी कोई चेंज नहीं रहा। हमें जहां अवसर मिला, हम अपने गठबंधन साथियों से बिना सीटों का राज किए हमने बड़े मन से इसीलिए समझौता किया कि समान विचारधारा के दल एक साथ लड़ेंगे तो ताकत इकट्ठे रहेगी, जिसका परिणाम रहा कि 2024 में तमाम जो मुद्दों के साथ साथ वो भी हम लोगों के साथ रहना भी मुद्दा रहा। जैसे कि हमारे साथी कह रहे हैं उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम साथ हैं भी और उम्मीद है कि हम लोग साथ ही लड़ेंगे। अभी तक तो कोई ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के हम लोग उस पर डिस्कशन करें। लेकिन देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण, हमारे नेता ने एक चीज कहा, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। अब उसको समझ का फेर है, ये जो बुलडोजर है ये नहीं, पर आपके नेता ने यह भी कहा कि वो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। इसमें आपको लगता है कि यह महज सियासी बयान है या इसमें दम नजर आता है? नहीं भाई, ये पीएम फिर कांग्रेस का नहीं बनेगा, कांग्रेस का नहीं बनेगा। आपको याद होगा 2019 में जब बहन जी से हमारा गठबंधन था, तो आप लोगों के सवाल के जवाब में हमारे नेता ने उस समय भी कहा था, हम बिल्कुल लड़ाई में नहीं है दिल्ली की राजनीति में, हम चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। हम उसी लिए जब समझौता किए थे तो हमने उस समय भी कहा था कि हमें अगर इंडिया गठबंधन का व्यापक रूप से हम लोग जब बैठेंगे तय होगा तो हम बहन जी के नाम को आगे करेंगे। जब दोबारा बहन जी नहीं थी और नीतीश जी की बात आई तब भी हमारे नेता ने कहा था कि नीतीश जी हो या ममता बनर्जी जी हो या कांग्रेस के जो साथी हो, जिनमें तय करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, साथ रहेंगे। और वो तमाम वो पीछे चली गई बातें, अब तो नीतीश जी कहाँ है उस पर विचार करने से कोई नहीं है। लेकिन ये जो चीज 2024 को लेकर के हम लोग कह रहे थे बड़ी संजीदगी से, एक तो बुलडोजर पर जो बयान हमारे नेता ने दिया वो इसलिए दिया कि बुलडोजर को जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विध्वंस का प्रतीक बना दिया है, उसको हम निर्माण का प्रतीक बनाएंगे। हमारा ड्राइवर जब बुलडोजर पर बैठेगा तो उसका उपयोग बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हम लोग करेंगे, अच्छे कामों में उसको सदुपयोग करने में बुलडोजर को लगाएंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं। पर एक सवाल आपसे और है कि आपने लोकसभा चुनाव में बहन जी का वोट ले लिया था, पर बहन जी अब बहुत एक्टिव हैं। आपको नहीं लगता कि बहन जी ने जिस तरीके से आपकी बातों का प्रतिकार किया है और आपको यह कहा कि समाजवादी पार्टी भी शोषक है, वो सिर्फ चुनाव से पहले उसको समाजवादी पार्टी को कांसी राम, BR अम्बेडकर ये सब नजर आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी भी आपको जबरदस्त चुनौती पेश करने जा रही है, इसलिए जो परिणाम आपको 2024 में मिला था वो नहीं मिले?
नहीं पंकज जी, कोई भी राजनीतिक दल है उसको अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए, इसीलिए वो राजनीतिक दल है। हमें बहन जी के बयान पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस सामाजिक न्याय की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करते थे, जिस सामाजिक न्याय की बात कमजोर वर्गों को, पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाने की बात, मुख्य धारा में लाने के बाद आदरणीय काशीराम जी कहते थे, उसी विचारधारा को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब पीडीए बनाए, पीडीए में सबसे पहले उन्होंने कहा पीड़ित भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, पीड़ित अगड़े भी हैं, सारे लोगों को हम लोगों ने जब साथ किया तो वो इसीलिए हुआ। जो हमारे साथी कह रहे थे पी में कहाँ है, अरे पी में जो पीड़ित है, तो चाहे ब्राह्मण पीड़ित हो, चाहे ठाकुर पीड़ित हो, चाहे बैकवर्ड पीड़ित हो, चाहे यादव पीड़ित हो, चाहे मुसलमान पीड़ित हो, सब है। ओपी सिंह जी आप चिंता न करिए, हमारे पीडीए में सर्व समाज है। हाँ, वो 2% 5% लोग जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं और लोगों में हीन भावना पैदा करना चाहते हैं, उनके वर्ग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर उनके ऊपर आक्षेप और लगाना चाहते हैं, वो सावधान हो जाए, वो उसमें नहीं है। चलिए आलोक पांडे जी, अगर ब्राह्मण पीड़ित है, जो कह रहे हैं पी मतलब पीड़ित है, तो ब्राह्मण पीड़ित है अगर मैं लगा रहा हूं और चॉइस समाजवादी पार्टी और बीएसपी रहे, तो किधर जाना पसंद करेगा ब्राह्मण? मैं ये नहीं कहता, मैं कोई कहने वाला नहीं हूं, मैं ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी को पसंद नहीं किया, बीजेपी से नाराजगी जैसी दिख रही है, जो बात कही जा रही, तो एसपी और बीएसपी में पहला पसंद कौन? अगर बीएसपी के पास दलित वोट बैंक वापस आते दिखाई दिया तो ब्राह्मणों की पहली चॉइस बसपा हो। अगर बीएसपी हारती हुई दिखाई दी कि कोई दमे नहीं है, तो ब्राह्मणों की मजबूरी है बीजेपी को हराने के लिए सत्ता को वोट दे। हमारे पास कोई चॉइस नहीं। ब्राह्मणों को का अपमान और इस तरह का यूजीसी एक्ट जैसा कानून हम अपने बच्चे को जेल जाते नहीं देखेंगे। हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पर मेरे बेटे। चलिए ओपी सिंह जी एक क्विक आंसर, आपको नहीं लगता आपकी पार्टी का आधार वोट बैंक दरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? नहीं पंकज जी, हमारा जो आधार है वो सबका साथ सबका विकास है, और जितने भी चुनाव 14 से लेके आज तक हुए हैं, आप हमको ये बता दीजिए किसने हमको वोट नहीं दिया, किस जाति संप्रदाय धर्म और किसने वर्ग के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। लेकिन जो आपने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो तो किसी क्या भैया, अरे आपको क्या परेशानी है? आप शांत रहिए यार, आप शांत रहिए, बोल चुके हैं ना, आप तो बोल चुके हैं ना। अच्छा इनका लोग जो सुनते हैं, बीजेपी क्या महसूस कर रही है? बीजेपी वही महसूस कर रही है कि जैसे हम 17 में आए थे, 22 में आए थे, उससे ज्यादा हम 37 साल के रिकॉर्ड को हमने तोड़ा है, और फिर जो है 42 साल के रिकॉर्ड को 27 में हम तोड़ेंगे। और सुनिए, जनता ये सब जो डिबेट में चल रहा है ना, जातिवाद, पंथवाद, परिवारवाद, ये नहीं देखती, ये सभी पार्टियों को विकास की तो मुझे लग रहा है इसी सवालों से मैं यही सवाल जनता के बीच, अपने ऑडियंस के बीच में छोड़ रहा हूं, और ऑडियंस बेहतर फैसला करेगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी का है या ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कई नए सामाजिक समीकरण बनते हुए इस चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं, उसकी झलक दिखाई पड़ने लगी है। बड़ा सवाल यह है कि 2027 के चुनाव में और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, और समाजवादी पार्टी उससे लाभान्वित होगी या बीएसपी को उसका फायदा मिलेगा, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। अब उत्तर चाहिए मैं ओपी सिंह जी, आलोक पांडे जी, धर्मेंद्र सिंह जी और नीरज महेरे जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।